नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौर्य राजवंश की। अगर हम मौर्य राजवंश की बात करेंगे तो अशोक सम्राट के बगैर कैसे कर सकेंगे। महाराज जो सम्राट अशोक हुआ करते थे वो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। इतिहास में उनका नाम जो है बहुत ही प्रतापी राजाओं में गिना जाता है और इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये ही एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पूरे संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। संपूर्ण भारत को इन्होंने जीत लिया था। भारत में छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, भारत में छोटे छोटे से कबीले हुआ करते थे। ठीक है, छोटे छोटे जनपद और इत्यादि चीज़ों में टुकड़ों में भारत जो है बटा हुआ था। वहाँ पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो जितने भी छोटे छोटे मोटे राजा हुआ करते थे उनको सबको अपने अधीन बना लिया। सब राज्य कार्य तो करते थे लेकिन सब इनके अधीन थे। किनके? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, तो इनके मौर्य राजवंश के जो सम्राट थे उनमें सबसे पहला जो प्रतापी राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मौर्य वंश की नींव डाली थी। और मौर्य वंश में अगर दूसरा कोई प्रतापी राजा था तो वो थे आपके अशोक सम्राट। अशोक सम्राट को अब ठीक है, तो जो सम्राट थे अशोक सम्राट, उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया और पूरे भारत को अपने अधीन, जो छोटे मोटे राजा हुआ करते उनको अपने अधीन बना लिया। लेकिन वो बहुत महान राजा थे, बहुत ही उनके समय में बहुत ही अच्छे अच्छे काम हुए, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विकास किया और उन्होंने हिंसा इन पर भी कार्य किया। ठीक है, तो और बहुत धार्मिक राजा भी थे। इनके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ चर्चा नहीं करूँगी, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब वहाँ करेंगे। चलिए, तो उत्तराखंड के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं मौर्य वंश और कुलिंद वंश के बीच की। तो देखिए, जो मौर्य जो हुआ करते थे वो तराई क्षेत्रों में हुआ करते थे और तराई क्षेत्र में अशोक के समय, ये तराई क्षेत्र जो था वो अशोक के समय स्थापित हुआ। ठीक है, जो भी उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र था ये अशोक के समय स्थापित किया, अशोक ने स्थापित किया है इस तराई क्षेत्र को। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कुलिंद जो रहा करते थे, कुलिंद राजवंश के लोग हुआ करते थे। कुलिंद राजा थे वो पहाड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करते, जैसा कि मैंने बताया था कि पहाड़ों पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांतिपूर्वक वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, सारे इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहते थे। फिर मौर्य की सीमा जो थी वो थी कालसी शिलालेख। ठीक है, मौर्यों की जो सीमा थी वो कालसी शिलालेख थी। कालसी शिलालेख कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुंग राजवंश की। अगर हम शुंग राजवंश की बात करें तो शुंग राजवंश में मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीति जो थी वो शुंग राजवंश के अधीन आ गई। ठीक है, किसके अधीन आ गई? शुंग राजवंश के। किसके पतन के बाद? मौर्यों के पतन के बाद। ठीक है, दूसरा है उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र थे, तराई क्षेत्रों पर शुंगों का शासन था। उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र थे, जैसा कि मैंने बताया, जो नीचे के क्षेत्र हैं हमारे सारे पर्वतों से जो नीचे के क्षेत्र हैं वो सारे तराई क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो यही सब तराई क्षेत्रों में शुंगों का शासन था, क्योंकि बाहर के जो राजा आते थे उनकी लड़ाइयाँ झगड़े छीना झपटी सारी की सारी जो नीचे के क्षेत्र थे इन पर ही हुआ करती थी। कोई पर्वतों पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए कुलिंद ज्यों के त्यों वहीं पर बैठे हुए रहते थे। राजा, इतने राजा आए गए, बदले अदला बदली हुई और वो वहीं के वहीं। अब है दोस्तों, इसकी जानकारी देहरादून के अंबाड़ी गांव से मिली है। ठीक है, पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के दरबारी थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इसे अवश्य ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शकों का शासन। अगर हम शकों के शासन की बात करें तो शकों के शासन में मध्य एशिया से आने वाली एक जनजाति थी ये। ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली कैसी एक जनजाति थी। इसने उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर शासन किया। शकों का पवित्र जो देवता हुआ करता था वो सूर्य हुआ करता था। ठीक है, शकों की जानकारी जो है वो अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर से हमें मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुषाण की। अगर हम कुषाण की बात करें तो शक राजवंश के बाद कुषाणों ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया। इसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिली है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिली? सिक्कों से मिली है। इन सिक्कों पर
जो है संबंध है कनिष्क का। ठीक है, किसका? कनिष्क का। ठीक है दोस्तों, और इन स्थानों में जो ये स्थान है ये प्रसिद्ध रहे थे, जैसे वीरभद्र जो कि टिहरी का नाम है पुराना, मोरध्वज जो कि कोटद्वार का नाम है पुराना, गोविषाण जो कि काशीपुर का नाम है पुराना। ये नगर जो थे वो प्रसिद्ध रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं योध्या राजवंश की। अगर हम योध्या राजवंश की बात करें तो कुषाणों के पतन के बाद उनके सामंत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की शुरुआत की थी। हरियाणा और सहारनपुर योध्या प्रमुख थे। ठीक है, और योध्या जो थे राजवंश के द्वारा उत्तराखंड में कुषाणों के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, और इन्होंने जौनसार, मोरध्वज, कोटद्वार और काला डोंडा जो कि लैंसडाउन में था। ठीक है, बाड़वाला, देहरादून यज्ञ देव वेदियों जिनमें राजा सीलवर्मन की जानकारी मिलती है। इससे इस राजवंश का राज्य क्षेत्र में अधिकार भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गुप्त राजवंश के समकालीन नागवंश की। अगर हम गुप्त राजवंश के समकालीन नागवंश की बात करें तो तराई क्षेत्रों में गुप्तों का शासन की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है उससे मिलती है। ठीक है, और गुप्त राजवंश के जो अधीन थे वो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र नागों के अधीन आ गया। ठीक है, और गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त, उनके विवाह का भी साक्ष्य मिला है नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ। गुप्तों के पतन के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के शासक जो थे वो नाग बन गए। ठीक है, क्या बन गए? नाग बन गए। और गोपेश्वर स्थित कटशिव के प्राचीन मंदिर परिषद में अभिलिखित त्रिशूल स्थापित हो गए। इसके दो अभिलेख मिलते हैं। पहला अभिलेख जो है वो है, दो प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। पहला अभिलेख जो है वो है गणपति नाग और दूसरा है अशोक चल। ठीक है, गणपति नाग के जो अतिरिक्त इसमें स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग आदि राजाओं के नाम भी उल्लेखित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं मौखरी राजवंश की। अगर हम मौखरी राजवंश की बात कर रहे हैं तो गुप्त और यशोवर्मन के पतन के बाद भारत का नेतृत्व जो था वो मौखरी शासकों ने संभाला था। ठीक है, जब गुप्त और यशोवर्मन जो थे, जब वो लोग हार गए थे, युद्ध उनका पतन हो गया था, तो जो भारत था, भारत का नेतृत्व जो था किसने संभाला? भारत का नेतृत्व संभाला मौखरी राजवंश ने। ठीक है, और भारत में ही उत्तराखंड भी आता है, इस बात को सब भूल मत जाना। तो देखिए, इन्होंने इस क्षेत्र में अनेक देवालयों का निर्माण कराया है। ठीक है, जो मौखरी राजवंश थे उन्होंने अनेक देवालयों का निर्माण कराया। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा देवालयों का मतलब जो देवालयों का निर्माण कौन से राजवंश ने करवाया, तो वो मौखरी राजवंश ने करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्वताकार का पौरव राजवंश। अगर हम पर्वताकार के पौरव राजवंश की बात कर रहे हैं तो शासकों के नाम हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, पर्वताकार के जो पौरव राजवंश थे उनके शासकों के नाम कुछ इस तरह थे, जैसे पहला था विष्णुवर्मन, बृहस्पतिवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, विष्णुवर्मन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद ताम्रपत्रों में भट्टाचारक, महाधिराज नाम जो है ये उल्लेखित किया गया है। हर्ष का अभिलेख मधुबन और बांसखेड़ा से पौरव राजवंश की जानकारी मिली है। ठीक है, दूसरा बृहस्पताप विष्णुवर्मन का ताम्र शासन भी, इसका भी साक्ष्य मिले हैं। अंडाकार मुद्रा और पसरा हुआ वृषभ, मकर, मछली, कछुआ, गरुड़ की आकृतियाँ, इस तरह के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा प्राप्त अभिलेख संस्कृत भाषा में है और गुप्त ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, पौरव राजवंश के टाइम पर्वताकार उस समय संस्कृत भाषा एवं कुटिला भाषा की जो मुद्राएं थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। मतलब चलिए दोस्तों बात करते हैं बृहस्पताप एवं ताम्रलेखों से वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम है उसे देखते हैं। मतलब हम देखते हैं कि बृहस्पताप और ताम्रलेखों के जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार जो है राजाओं के क्रम किस किस तरह से हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम मुद्राओं के अनुसार राजाओं के क्रम देखते हैं कुड़िंद वंश में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जो है मुद्राओं के हिसाब से चलें तो सबसे पहला राजा जो था मुद्राओं के हिसाब से वो विष्णुवर्मन था, और दूसरा मुद्राओं के हिसाब से श्री अग्निवर्मन था, और तीसरा जो था मुद्राओं के हिसाब से वो था द्विजवर्मन, और फिर आपका उसके बाद था, हाँ द्विजवर्मन वर्मन था, ठीक है। इसके बाद आपका वृषवर्मन, शायद मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, और जो वृषवर्मन है उसका स्थान दूसरा है, विष्णुवर्मन का पहला है और जो वृषवर्मन है उसका दूसरा है, ठीक है। वृषवर्मन, ये तो है आपकी मुद्राओं के हिसाब से। एक बार फिर से रिपीट कर ले रही हूँ, अगर कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो लोग लिख दें। मुद्राओं के हिसाब से जो आपके राजाओं के क्रम हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला क्रम है वो है विष्णुवर्मन, दूसरा है वृषवर्मन, और तीसरा है अग्निवर्मन, और चौथा है द्विजवर्मन, ठीक है। ये तो मुद्राओं के हिसाब से है क्रम। और अब हम ताम्रपत्रों के हिसाब से देखते हैं। ताम्रपत्रों के हिसाब से जो पहला है वो है अग्निवर्मन, ठीक है। कौन है? अग्निवर्मन। ताम्रपत्रों के हिसाब से जो दो राजाओं के क्रम दिए इन्होंने, पहला दिया है अग्निवर्मन और दूसरा दिया है द्वितीयवर्मन, ठीक है। और अगर हम केपी नौटियाल के अनुसार बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विष्णुवर्मन का, ठीक है दोस्तों। किसका नाम आता है? विष्णुवर्मन का। दूसरा आता है वृषवर्मन का, तीसरा आता है अग्निवर्मन का, और चौथा आता है द्विजवर्मन का। तो ये तो साक्ष्यों के चलिए दोस्तों कुछ अभिलेखों की बात कर लेते हैं। कुछ अभिलेखों में पदाधिकारियों के नाम कुछ इस तरह से थे, ठीक है। चलो इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इनसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जहाँ से भी प्रश्न चाहें, जो पूछना चाहें, हम हर जगह से का उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए संधि विग्राहिक जो है वो किसे कहा जाता था? वो विदेश मंत्री को कहा जाता था। और प्रमातार भू सर्वेक्षक को कहा जाता था। प्रतिहार अंगरक्षक को कहा जाता था, ठीक है। और जमनपति ये पदातिक सेनापति को कहा जाता था। और महास्त्रपति उत्सव अधिकारी को कहा जाता था। सूपकारपति प्रधान रसोई को कहा जाता था, ठीक है। जो रसोइया हुआ करता था उसे कहा जाता था। इसके बाद विषयपति प्रशासनिक इकाई का मुखिया को कहा जाता था। भौगिक कर अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। और दूत को कहा जाता था। और कटुक गुप्तचर को कहा जाता था। और भौतिक प्राप्त का अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों कुड़िंद वंश समाप्त होता है। कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं पर चर्चा की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकें, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर किसी को फिर भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करके लिख के मुझे अवश्य बताएं, मैं उस टॉपिक को भी आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो हर एक से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक चैप्टर तैयार किया जाता है और बहुत मेहनत के बाद एक टॉपिक तैयार किया जाता है, ठीक है। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब एक वीडियो बनकर तैयार होती है, और हम सब आपके लिए ही कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आप सबको इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों नमस्कार, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।